आप सभी श्रोताओं का स्वागत है इस लैंड लॉ के क्वेश्चन आंसर सीरीज में। जो भूमि विधान संबंधी प्रश्नोत्तरी व्याख्यान माला चल रहा है उसमें सभी श्रोताओं का स्वागत है, और ख़ास करके वे सभी जो सब्सक्राइबर हो चुके हैं इस चैनल के, और जो लोग प्रश्न कर रहे हैं या अभी जिनका प्रश्न हम ले रहे हैं। तो बारी बारी से कुछ प्रश्न का जवाब पहले दिया जा चुका था, अभी जो पेंडिंग है क्वेश्चन मेरे यहाँ जो लंबित है अभी जवाब के लिए, वो सब क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं, ये लिखते हैं परमानंद प्रसाद धनरुआ मसौढ़ी से। परमानंद प्रसाद धनरुआ मसौढ़ी से इन्होंने लिखा है, व्हाट्सएप पर लिखा है, प्रणाम सर, 3 तरह की पुश्तैनी जमीन जो परदादा के नाम से खतियानी, दादाजी, बाबूजी और चाचा जी के नाम से खरीदगी का बंटवारा शेड्यूल पिछले मई 2024 में बनाया गया, जिसमें कई गलत एंट्रीज हो गया, कुछ खाता प्लॉट छूट गया और एमवीआर में भी काफ़ी अंतर के कारण डिफेक्टिव हो गया। अब कुछ हिस्सेदार बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं। कम समय में न्याय मिले उसके लिए क्या करें? सादर, परमानंद प्रसाद धनरुआ मसौढ़ी। देखिए, आपने ये नहीं लिखा है परमानंद जी कि ये जो शेड्यूल बना वो सब मिल करके जो भी पटीदार आप जीत रहे थे सब पटीदार मिल के आपस में स्वयं बनाए हैं, कि कोई पंच थे या कोई बीच में मध्यस्थता करने वाले बतौर गवाह के भी कोई लोग थे? अगर आपस में ही मिल करके आप लोग बना रहे थे और उसमें गलती हो गई है तो सबके सहमति से ही उसमें सुधार होगा, और जहाँ जहाँ सुधार होगा उसमें काट करके भी सुधार कर दिया जा सकता है, और नहीं तो नया शेड्यूल भी बनाया जा सकता है। अगर काट करके सुधार करेंगे तो जहाँ जहाँ कटिंग हुआ है वहाँ वहाँ पर सभी पटीदार का जो शेड्यूल में दस्तखत किए जो भी हिस्सेदार है सबका दस्तखत होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है, कोई पंच अगर रहे हैं और पंच के सामने ऐसा हुआ है और उस पर पंच का दस्तखत है, तो पार्टी अगर नहीं भी दस्तखत करते हैं तो पंच अपने दस्तखत से वो संशोधन कर सकते हैं या उसमें लिख करके जोड़ सकते हैं कि ये गलती का एहसास बाद में हुआ, इस उस गलती को सुधार रहे हैं, जहाँ जहाँ गलती होगी उसको सुधार के शेड्यूल या तो नया शेड्यूल बना दे, या जहाँ जहाँ प्लॉट में चौहद्दी गलती है या राजी गलती है उसको, या एमवीआर के हिसाब से गलती है उसको सुधार दे, तो ये भी सही हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप सभी मिल करके फिर से पंच किसी एक व्यक्ति को या सब लोग अपना अपना अलग अलग एक एक पंच नियुक्त कर लीजिए, और सब पंच मिल के एक सरपंच नियुक्त कर लेंगे, और वो पंच और सरपंच मिल के सब सम्मति से शेड्यूल फिर से लगा देंगे और उस पर अपना दस्तखत कर देंगे, तो वो वैलिड होगा और बाइंडिंग होगा, उस पर म्यूटेशन वगैरह सब होगा। आगे कोर्ट में केस चलने पर भी आपको फ़ायदा होगा। ये उसका सबसे सरल तरीका है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो सिवाय इसके कि आपको बंटवारा का केस करना पड़ेगा। अगर कोई विवाद होगा तो बंटवारा का फिर से केस करना पड़ेगा, क्योंकि उस शेड्यूल को कोई मानेंगे नहीं। गलती हो गया है तो आप भी नहीं मानिएगा, या तो जो गलती हो गई है उससे अगर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है तो उसी को मान लीजिए, चूँकि सबका दस्तखत है। अगर आपके अलावे और भी पटीदार उसको नहीं मानते हैं या ज़्यादातर लोग नहीं मानने वाले हैं, तो सबके राय से दूसरा बनाना ज़्यादा उचित है। और दो ही विकल्प है, या कि पंच लोग के निर्णय के हिसाब से ही किया जाए। पंच को अगर पहले बहाल थे वही पंच करेंगे, और नहीं तो नया पंच बहाल करके ऐसा कर सकते हैं। वो सबसे आसान और सस्ता तरीका है, और नहीं तो फिर कोर्ट में केस करना पड़ेगा। इसके बाद का दूसरा प्रश्न है, ये अमित सिंह लिखते हैं, कहाँ से ये नहीं लिखा इन्होंने, क्या करते हैं भी नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने तेरीज का फोटो भेजा है। तेरीज में लिखा हुआ और एक खेवट का लगता है फोटोकॉपी भेजा है। तो उसमें लिखा हुआ है प्लॉट नंबर 274, आबाद अराजी 8 एकड़ 39 डिसमिल, गैर आबाद अराजी 1 एकड़ 92 डिसमिल, टोटल अराजी 10 एकड़ 31 डिसमिल। ये खेवट है, और इसमें नाम लिखा हुआ है पट्टी लट्टू कुंवर, माने लट्टू कुंवर जमींदार थी, उन्हीं के पट्टी में ही था। उसमें लट्टू बल्द महापत का आधा हिस्सा था, अफतार और केशव कुंवर इन दोनों का, बल्द केशव कुंवर इनका आधा हिस्सा था। यानी कि लट्टू का आधा और आधा हो गया अफदाधर बल्द केशव,
कुंवर, केशव कुंवर के जो लड़का थे उनका, और आधा हुआ महापत के लड़का लट्टू का, आधा आधा दोनों का हिस्सा था। और जगदीप कुंवर, गौरी कुंवर और मेधा कुंवर, बल्द बिलास कुंवर, ये 3 आदमी हैं। तीनों आदमी मिला करके इन लोगों का 1/3 हिस्सा है, तीनों का मिला के एक साथ। तो इन तीनों का हिस्सा बराबर है, लेकिन 1/3 हिस्सा है। और ये हिस्सा लिखा हुआ है 216 में, 2016 प्लॉट के आगे। तो जिस प्लॉट के आगे लिखा हुआ है उसी प्लॉट पे उतना हिस्सा है। यही हिस्सा आप जानना चाहते थे, यही हिस्सा उसमें लिखा हुआ है। आप भी किसी से पढ़ करके इसको समझ सकते हैं, दिखवा सकते हैं। फोटो कॉपी पढ़ने में दिक्कत हुआ, उसको पढ़ करके नोट करके आपको बता रहे हैं परमानंद जी। तो इससे बहुत ज़्यादा खेवट के हिस्सा से अभी कोई खास आपको मतलब नहीं है। आप किस मकसद से पूछे ही पता नहीं चलता है, और क्या विवाद है, कहाँ आपको ज़रूरत है, ये भी नहीं पता चलता है। अब इसके बाद का प्रश्न है अभिषेक जी का। ये कैमूर भभुआ से लिखते हैं अभिषेक जी। इनका प्रश्न है, लिखते हैं, सर प्रणाम, हम कैमूर भभुआ से। सर, याददाश्त बंटवारा रजिस्ट्रेबल होना चाहिए या बिना रजिस्ट्री के भी हो सकता है? इसमें घर के हर मेंबर का साइन होना जरूरी है या सिर्फ कर्ता साइन कर देगा तो कंप्लीट माना जाएगा? मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी। अब अभिषेक क्या करते हैं? प्रश्न लिखने का मतलब तो लगता है कि आप प्रैक्टिस करते हैं, वकील हैं, या आप गुरु मान रहे हैं, तो ठीक है, आपका ये एक गुड गेस्चर है। लेकिन आप वकील अगर हैं तभी ना हम आपके गुरु हो सकते हैं। अगर आप वकील नहीं हैं तो एक साधारण श्रोता के रूप में, प्रश्नकर्ता के रूप में आप पूछिए। आप गुरु के रूप में संबोधन क्या कीजिएगा? और आप कानून की बात आप नहीं समझ सकिएगा जिसका व्याख्या की है। आपका जो प्रॉब्लम है आम जनता के लिए बराबर कहते हैं, जिनके पास कोई प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम से संबंधित जो फैक्ट है, तथ्य है, वही तर्क दीजिए। कानून जानने का प्रयास मत कीजिए। कानून का अथाह समुद्र है। आपका प्रॉब्लम का सुधार क्या है? जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर को बीमारी बताते हैं, वो दवा आपको लिख देता है। अब डॉक्टर से आप ये पूछिए कि बीमारी, ये दवा कहाँ बना है और कौन कंपनी का है, इसमें क्या क्या कंपोजिशन है, और ये दवा क्यों दिया जाता है, इसका बॉडी पर क्या एक्शन होता है और क्या रिएक्शन होता है, ये सब चीज़ जानकारी आपको लेने से कोई मतलब नहीं है। वो तो वैज्ञानिक लोग ही जानता है, और डॉक्टर बता भी देगा तो आप क्या समझिएगा। उसी तरह से कानून की व्याख्या करना हमारा काम है, और वो हम कोर्ट में व्याख्या करते हैं। आपके सामने अगर व्याख्या करेंगे, अगर आप वकील या जज नहीं है तो आप नहीं समझ पाइएगा। फिर भी जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है, यादाश्त बंटवारा। यादाश्त का माने बहुत कम लोग समझते हैं, और बहुत से कागज पढ़ करके भी नहीं समझ पाते हैं, वकील लोग भी या जज लोग भी, कि यादाश्त है कि बंटवारा का कागज है। यादाश्त का मतलब याद से होता है। याद का मतलब स्मरण करना। तो कोई चीज़ पहले गुजर गया है, कोई घटना घटित हो गई है, उसको जब हम याद करते हैं तो उसको यादाश्त बोलते हैं। यादाश्त का माने ऐसे होता है मेमोरी। अपने स्मरण में है कि एक आदमी से कोई चीज़ पढ़ा, अब भुला गया, तो कहता है कि हमको अब याद नहीं है, या हमारे मेमोरी में नहीं है, हमारे स्मरण में नहीं है। तो यादाश्त का सीधा मतलब कानूनी परिप्रेक्ष्य में और कागजात के संबंध में यादाश्त बंटवारा, यानी कि बंटवारा का यादाश्त। तो बंटवारा का यादाश्त क्या होगा? उससे पता चलता है कि बंटवारा कभी हुआ और बाद में कोई कागज बना, तब उसका याद में बना कि हाँ हम लोग बंटवारा ऐसे ऐसे किए थे, उसमें ऐसे ऐसे बटा था। तो बंटवारा मौखिक हो गया। कानून के अनुसार मौखिक बंटवारा हिंदू फैमिली में हो सकता है, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति का हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बंटवारा जब हो गया तो मौखिक बंटवारा का कोई कागज जरूरत पड़ने पर नहीं मिलेगा। कोई कोर्ट में सबूत दिखाना है, या नामांतरण करवाना है, दाखिल खारिज करवाना है, सीओ वीडियो के यहाँ जाना है, या और कहीं भी जाना है, उसको सबूत के रूप में पेश करना चाहते हैं, तो मौखिक बंटवारा का कोई कागजी सबूत नहीं होता है। तो मौखिक बंटवारा के लिए अगर अदालत में केस है तब मौखिक रूप से गवाह लोग गवाही दे के मौखिक बंटवारा साबित कर सकते हैं। या बाद में सब्सिक्वेंट एक्ट ऑफ पार्टी से, बाद में जो अलग अलग तरीका से उसको, मान लीजिए कोई खरीद बिक्री कर दिया, अब बिक्री के कागज में लिख दिया कि हमको ज़रूरत था तो हम बेचे, हमको बंटवारा से मिला था तो बेचे। इस तरह का कोई कागज पत्र हो, बाद का कोई कागज हो जिससे पता चले, कहीं बयान दे दिया हो, कहीं उसके बारे में कुछ लिख कर एप्लीकेशन दिया हो,
बंटवारा का जिक्र किया हो तो उससे बाद में सब्सिक्वेंट एक्ट में बाद के कार्यक्रमों के द्वारा, कार्यकलापों के द्वारा वो बंटवारा को प्रमाणित किया जा सकता है, जो कि मौखिक हुआ है। लेकिन मौखिक बंटवारा का डायरेक्ट कोई कागज नहीं होता है। वो मौखिक बंटवारा का जो बाद में कागज बनता है वो शेड्यूल होता है, बंटवारा का शेड्यूल जो बनाते हैं। बहुत से लोग उसको दाजबंदी भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको फटबंदी भी बोलते हैं, कहीं कहीं उसको अखौटा भी बोलते हैं, और कहीं कहीं लोग उसको कोर्रा बंटवारा भी कहते हैं। तो इसलिए अगर कोई बंटवारा हो गया मौखिक रूप में और उसके कुछ दिन बाद या कुछ घंटा बाद, कुछ समय बाद या कुछ साल बाद कभी भी बंटवारा होने के बाद लिखित रूप से बंटवारा का अगर जिक्र आता है तो बंटवारा का जिक्र आता है लिखित रूप से, तो बंटवारा में क्या जिक्र होगा कि कौन कौन पार्टी के बीच में बंटवारा हुआ, कब बंटवारा हुआ, कितना जमीन जायदाद का बंटवारा हुआ और किसके हिस्सा में कितना पड़ा। ये सब विवरण अगर बाद में लिखा जाता है तब उसको बोलते हैं यादाश्त बंटवारा। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स। इट मीन्स partition has taken place previously and later on a document of partition was prepared in memory of the earlier oral partition। तो उसको स्मरण करते हुए पहले के बंटवारा, जो मौखिक बंटवारा को स्मरण करते हुए जो कागज बनता है उसको यादाश्त कहते हैं। तो अगर कोई बंटवारा का कागज देखते हैं और देखने से या उसको पढ़ने से पता चलता है कि इसी कागज से बंटवारा हुआ तो वो बंटवारा का कागज हुआ, वो डीड फॉर पार्टीशन हुआ। तो डीड फॉर पार्टीशन या डीड ऑफ पार्टीशन जो होगा वो रजिस्ट्रेबल है कंपलसरी, बिना रजिस्ट्री के बंटवारा नहीं हो सकता। या तो कोर्ट के डिग्री से बंटवारा हो सकता है या रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से बंटवारा हो सकता है। अगर लिखित बंटवारा करेंगे तब तो वो बंटवारा का कागज अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसका कोई वैलिड नहीं है, वो वैलिड बंटवारा नहीं है। और अगर बंटवारा का कागज को पढ़ने से पता चलता है कि बंटवारा पहले हो चुका है, बंटवारा पहले हो चुका है और बाद में कागज बना है, चाहे तो उसमें कुछ मजमून लिखा हुआ हो या बिना मजमून के सिर्फ शेड्यूल बना हुआ हो। तो बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि सिर्फ शेड्यूल बना देते हैं, या कुछ लोग लिख देते हैं ऊपर में कि हम लोग फलाना 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 व्यक्तियों के बीच में अमुक तारीख को बंटवारा हो गया और अपना अपना दाज वो हिस्सा पर शेड्यूल पर कब्जा में चले आ रहे हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है। तो ये जो जानकार व्यक्ति है, जो कानून को जानता और समझता है, अनुभव वाला व्यक्ति है, वो बंटवारा का यादाश्त अच्छा से लिख सकता है, तो उसमें रजिस्ट्री कराने की आवश्यकता नहीं। और अगर उसमें चूक हो गया, पास्ट टेंस में नहीं लिख करके प्रेजेंट टेंस में लिख दिया कि हम बंटवारा कर रहे हैं या बंटवारा किया जाता है, इनके हिस्सा और दाज में दिया जाता है, यानी कि बंटवारा का काम इसी कागज से हो रहा है और आज हो रहा है, अगर ऐसा है तो कागज यादाश्त नहीं होगा, तो वो कागज जो है रजिस्ट्री जरूरी होगा और उसका कोई वैल्यू नहीं है। बिना रजिस्ट्री के उसको कहीं प्रमाणित नहीं कर सकता है बंटवारा को, और न वो बंटवारा के आधार पर आगे कोई काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल हुआ कि यादाश्त बंटवारा किसको कहते हैं। दूसरा आपको सवाल आता है कि यादाश्त बंटवारा रजिस्ट्रेबल है कि नहीं। अगर ये यादाश्त है जैसा कि हमने समझाया तो इसका रजिस्ट्री करने की कोई आवश्यकता है, बिना रजिस्ट्री के ही उसका रजिस्ट्री के बराबर वैल्यू है। चूँकि यादाश्त बंटवारा से बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा तो ओरली हुआ, जो कानून के अंदर लागू है, ओरल पार्टीशन वो वैलिड है, उसको सिर्फ बाद में कागजी स्वरूप दिया गया यादाश्त के रूप में, या उसको हिंदी में स्मृति पत्र बोलते हैं, मौखिक विभाजन का स्मृति पत्र, अंग्रेजी में बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ ओरल पार्टीशन, उर्दू में बोलते हैं यादाश्त बंटवारा जुबानी। ओरल बंटवारा हुआ था, या सीधे अगर शॉर्ट में लिख सकते हैं यादाश्त बंटवारा लिख सकते हैं, तो इससे पता चलता है कि पहले ओरल बंटवारा हो गया और बाद में हम बंटवारा कर रहे हैं। अगर उसका नाम वैसा दे देते हैं तो भी ठीक है, अगर नाम नहीं देते हैं लेकिन उसके मजमून से, उसके कंटेंट्स को पढ़ने से, उसके विषय वस्तु को पढ़ने से ही पता चलता है कि बंटवारा पहले हुआ है, शेड्यूल या दाज या पट्टी बाद में लगा है, बना है, तो वो यादाश्त बंटवारा ही कहलाएगा। अगर यादाश्त बंटवारा है तो रजिस्ट्री की आवश्यकता नहीं है, अगर वो डॉक्यूमेंट से ही बंटवारा हुआ है तो रजिस्ट्री की आवश्यकता पड़ेगी। अब दूसरा सवाल आता है कि बंटवारा में हर मेंबर का दस्तखत होना चाहिए कि सिर्फ कर्ता ही कर देगा। तो देखिए, जितने व्यक्ति परिवार में हैं सभी व्यक्ति का हिस्सा है, जिनका जिनका हिस्सा है उस सबों का उस पर दस्तखत चाहिए बंटवारा के कागज पर। कर्ता को अकेले बंटवारा का कागज बनाने का अधिकार नहीं, कर्ता को भी एक अपना हिस्सा है,
तब मान लिए कि उदाहरण के स्वरूप मान लिए कि ABCD 4 भाई है, तो 4 भाई के बीच में बंटवारा हो रहा है और चारों भाइयों को 2-2, 3-3, 4-4 ठो बाल बच्चा है। तब क्वेश्चन होगा कि सब कब चारों भाई उसके सब बाल बच्चा सबको 8, 10, 20, 25 सबका दस्तखत करना होगा। तो ऐसे स्थिति में अपने अपने शाखा के जो कर्ता हैं या जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं जो अपने शाखा के प्रतिनिधि के रूप में काम कर सकते हैं, तो उसमें लिख दिया जाएगा कि हम अपने शाखा के प्रतिनिधि के रूप में ये बंटवारा का कागज पर दस्तखत कर रहे हैं, ये यादाश्त बंटवारा पर दस्तखत कर रहे हैं। तो बंटवारा 4 ही जगह होगा, तो जो 4 जगह बंटवारा होगा उसमें एक व्यक्ति ए है, वो और उसके बाल बच्चा का सब उसी के, मान लिए 4 जगह बंटवारा हुआ, चारों भाई है, तो 4-4 आना चारों का सेरा, तो 4 आना जो एक भाई को मिला उसमें वो भाई और प्लस उसके सभी बाल बच्चे जो भी है उस सब का उसी में निहित हो गया। तो बाल बच्चे सभी का दस्तखत कराना जरूरी है। अगर चारों जो घर के मुखिया हैं, जो उस शाखा के मुखिया हैं, जो बड़े हैं या कर्ता है, जो प्रतिनिधि के रूप में उस शाखा के प्रतिनिधि के रूप में दस्तखत कर रहे हैं, तो वो वैलिड है, बाकी लोगों का जरूरत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति अगर सचमुच चारों भाई में से कोई एक भाई करता, मान लिए बड़ा भाई ए है करता, और सिर्फ अकेले ए चाहेगा बंटवारा शेड्यूल बनाना, तो वैलिड नहीं होगा। यही आपका जवाब है, यही आप मार्गदर्शन यही है। चेला जी आप जो लिखे हैं आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद का प्रश्न है दिलखुश कुमार मुरलीगंज। ऐसा ही आप लोग लिखते हैं तो अच्छा लगता है, इससे पता चलता है, लेकिन और इसमें भी लिख देते कि क्या करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। इनका प्रश्न है जो लिखित है, मैं पढ़ रहा हूँ। प्रणाम सर, मैं दिलखुश कुमार मुरलीगंज से हूँ। 19/10/1940 ईस्वी को मेरे छोटे दादाजी के नाम से काबिलियत राज बंदोली से लिया गया था। काबिलियत जो इन्होंने लिखा है ये गलत लिखा है, काबिलियत नहीं होता, काबिलियत माने तो योग्यता होता है, ये कबूलियत होता है। कबूलियत राज बंदेली से लिया था, ये भी गलत लिखा है, क्योंकि इनको जानकारी नहीं है। कबूलियत लिया नहीं जाता है। बंदेली राज माने बंदेली राज जो था जमींदार था, वो पट्टा पर इनके दादा को जमीन दिया होगा। जब जमींदार पट्टा देता था तो रैयत कबूलियत लिखता था। कबूलियत का मतलब कबूल करना, एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना। तो पट्टा अलग कागज पर लिखा जाता था और कबूलियत अलग कागज पर। पहले यही परिपाटी था। ये परिपाटी 1929 तक था। 1929 के बाद ये प्रॉपर्टी बदल गया, कानून में बदलाव हो गया। बाद में पट्टा और कबूलियत एक ही कागज में बनने लगा, लेकिन पुराना परिपाटी बाद तक के लोग चलाते रहे, तो वो खैर अलग बात है। तो ये आपके दादाजी ने कबूलियत लिखा था, इसका मतलब है कि आपके दादाजी को बंदोबस्ती मिला था। अब आगे लिखते हैं, मुझे वर्ष 1965 में रजिस्ट्री बंटवारा द्वारा प्राप्त है। अब कौन सा जमीन 65? वही वाला जमीन है जो आपको 65 में बंटवारा है। ये आप क्लियर नहीं लिखते हैं, अंदाज से हम समझ रहे हैं। 65 में रजिस्ट्री बंटवारा द्वारा प्राप्त है, ठीक है, आपका प्राप्त हो गया। रिविजन सर्वे में खतियान अनावाद बिहार सरकार हो गया, तो ये गलत हो गया। रिविजन सर्वे अनावाद बिहार सरकार आपका तो चीज़ था ही। बस 1981-80 में दफ़ा 107 BT एक्ट में कैसे कर वर्ष 2000 ईस्वी में जजमेंट तथा तरमीम होकर रसीद भी कट रहा है। तो ठीक है, 106 BT एक्ट में आपका फैसला हो गया और रसीद भी कट रहा है, अच्छी बात है। इसमें एक खेसरा का रेंटोल्ड लिखे हैं। रेंटोल्ड, तो रेंटोल्ड कोई वर्ड नहीं है, रेंट रोल हो सकता है। खसरा का रेंटोल्ड 1983 ईस्वी का हरजन अपने नाम से दिखा रहा है। अब वो कौन सा रेंट रोल है बिना रेंट रोल देखे हुए और किस आधार पर बना रेंट रोल, उसके नाम से एक खसरा कैसे उसके यहाँ चला गया, हरजन के यहाँ? ये तो आपका कागज, जो आपका पट्टा का कागज, बंदोबस्ती का कागज, उसके बाद रिविजनल सर्वे का खतियान और 106 BT एक्ट का फैसला, ये सब कोई वकील देखेगा और मिलाएगा तब बताएगा। और वो खसरा जो है वो कौन सा खसरा है जो हरजन अपने नाम से दिखा रहा है, और कौन सा कागज है? रेंटोल्ड जो बोल रहे हैं, कोई रेंटोल्ड नाम का कोई कागज नहीं होता है। रेंट रोल होता है फॉर्म M में, तो क्या बना उसका ऑर्डर होगा, तो वो ऑर्डर देखना होगा, दिखा रहा है। इस आधार पर वह कब्जा करता है। रसीद मुझे भी ऑनलाइन 2024-25 का कटा है। इस रेंट रोल को कैंसिल कैसे करवाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। रेंट रोल क्या है और कैसे बना है जिसको रेंट रोल करते हैं, ये जब तक देखा नहीं जाएगा तो कैंसिल कराने का कोई तरीका नहीं है। और उससे सीधा तरीका यही है कि आप रसीद उस कटा रहा है,
रसीद कटा रहा है और आप भी कह रहे हैं कि आपको भी रसीद 24-25 तक कटा है ऑनलाइन, तो रेंट रोल बनाया 83 में, तो 83 के बाद उसका रजिस्टर 2 में नाम है कि नहीं ये देखिए। और अगर उसके नाम से रसीद आज भी कट रहा है एक प्लॉट का, और आपके नाम से भी उसका रसीद कट रहा है, तो आपके लिए मार्गदर्शन नहीं है कि आप सेक्शन 9 म्यूटेशन है, दफा 9 म्यूटेशन के कानून के अंतर्गत आप एडिशनल कलेक्टर के यहाँ उसके जवाबबंदी को कैंसिल करने के लिए दरखास्त दे सकते हैं, हरिजन के नाम से जो दिखा रहा है। यही आपका मार्गदर्शन है, समझ गए दिल खुश जी? अब दिल खुश हो जाएगा आपका, लेकिन आपका प्रॉब्लम का असली सुधार तभी होगा जब आप पूरा कागज किसी वकील से दिखाइएगा और अच्छी से समझिएगा। उसके बाद का प्रश्न है धनंजय सांडिल, ये कहाँ से लिखते हैं इन्होंने और क्या करते हैं भी नहीं इन्होंने लिखा है। इनका बहुत छोटा प्रश्न है, लिखते हैं मेरे खेत के आगे गैर मजरूआ सर्वसाधारण एक खसरा है, उसे पूर्व जमींदार के एक वंशज द्वारा फर्जी तरीके से बेच दिया गया है। अब ये फर्जी किसको कहते हैं? अब बेच दिया गया, ये आप कैसे कहते हैं फर्जी तरीके से बेच दिया गया? अब फर्जी तरीके से बेचा या असली तरीके से बेचा, वो जमीन तो आपका है नहीं। गैर मजरूआ सर्वसाधारण है तो उस पर पब्लिक का अधिकार है, तो आप पब्लिक के हैसियत से, आपका तो जमीन वो है नहीं, आप पब्लिक के हैसियत से, तो खतियान में क्या लिखा हुआ है? सर्वसाधारण किस काम के लिए? नदी है, नहर है, पैन है, रास्ता है, चौर है, सड़क है, चारागाह है, ईदगाह है, मसान है, स्मशान है, क्या है? स्कूल है, बगीचा है, क्या है जो आम जनता के यूज के लिए है? अगर आम जनता के यूज के लिए है, उसमें नेचर ऑफ लैंड, जमीन की प्रकृति लिखी हुई है, खतियान में लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है सब साधारण के प्रयोग में है, तो आप आम जनता के तरफ से मुकदमा ला के वो डॉक्यूमेंट को कैंसिल करा सकते हैं। और फर्जी तरीका क्या होता है? फर्जी का मतलब क्या है? यह जाली डीड है, तो जाली फर्जी किसको आप कह रहे हैं? फर्जी का मतलब होता है कि राम अगर कोई जमीन श्याम के नाम से खरीदा तो उसको फर्जी बोलते हैं। और एक हुआ कि राम ने श्याम के नाम से ऐसे ही दिखावटी एक कागज बना दिया और उसमें पैसा का लेन देन नहीं हुआ, कब्जा दखल नहीं हुआ, तो उसको भी फर्जी बोलते हैं। तो फर्जी का एक माने होता है नुमाइशी और दिखावटी, बनावटी, और एक फर्जी का मतलब होता है बेनामी, खरीदने वाला आदमी कोई और है, कागज में नाम किसी का और है। तो ये फर्जी जो आप बोले हैं फर्जी तरीके से बेच दिया, इससे पता नहीं चलता। इससे ज़्यादा हम अनुमान लगाते हैं कि ये आपका बनावटी एक वसीका बना है। तो बनावटी वसीका है तो वसीका देख करके, पढ़ करके, समझने के बाद ही कोई निर्णय ले सकता है वो बनावटी है, वो आपके कहने से तो नहीं होगा। जब तक कोर्ट में वो प्रमाणित नहीं होगा बनावटी है, तो आपको क्या जरूरत है? आपका जमीन पर कब्जा है कि नहीं भी नहीं लिखे हैं, आप क्या चाहते हैं निदान बताएं। निदान अगर कागज को तोड़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो जमीन पर आपका कैसे अधिकार है ये आपको बताना पड़ेगा। आपके खेत के आगे वो जमीन है, उससे आपको कोई राइट नहीं हो सकता। हाँ, आपके खेत में आने जाने का रास्ता उस जमीन में है, तो रास्ता वो जोत कोड़ नहीं कर सकता है, बंद नहीं कर सकता। उसके लिए आपको कोर्ट के शरण में जाना पड़ेगा। एसडीओ कोर्ट में 147 का मुकदमा भी कर सकते हैं और टाइटल भी कर सकते हैं, रास्ता के अधिकार के। लेकिन अगर समूचे जमीन पर आप अपना दावा ठोकना चाहते हैं तो आपको भी बताना पड़ेगा वो जमीन आपको कैसे जमींदार से मिला। अगर आपके खेत में वो जमीन खेत के बगल में है और आप उसको आरी तोड़ के अपने खेत में मिला दिए हैं, आप मिला के जोत आबाद कर रहे हैं और आप दावा करते हैं कि हम 20 साल से ज़्यादा से जोत आबाद कर रहे हैं, तब फिर आपका राइट बनता है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आप ऐसा ही केस करके अदालत में जीत सकते हैं, प्रमाणित कीजिएगा कि 20 साल से ज़्यादा से आपका कब्जा है। अगर वो आपके खेत में मिला हुआ है, मिल करके आरी बीच का ख़त्म हो गया है, जोत आबाद करते हैं, तो आपका हो सकता है। अब इसके बाद का प्रश्न है अंकेश कुमार सिंह जमुई, ये एलएलबी पार्ट 3 के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं। इनका प्रश्न बहुत छोटा है। रजिस्टर 2 में कर्मचारी लोग दर केवाला का रेफरेंस देते हैं, ये दर केवाला क्या होता है? दर केवाला का मतलब होता है एक केवाला के बाद दूसरा केवाला हुआ, उसको दर केवाला बोलते हैं। जैसे कि ए ने बी को एक केवाला किया और बी ने बाद में उसी जमीन को सी के यहाँ कर दिया, तो बी वाला जो केवाला है वो दर केवाला कहा जाएगा। पहला केवाला हुआ ओरिजिनल केवाला हुआ, अब दूसरा हुआ सेकेंड डीड जो हुआ, तो उसको आप कह सकते हैं सेकेंड और सब्सिक्वेंट डीड। दर केवाला का होता है सेकेंड और सब्सिक्वेंट डीड ऑफ द सेम प्रॉपर्टी, तो दर केवाला है। तो उसी तरह से अगर कर्मचारी लिखता होगा कि दर केवाला, यानी केवालेदार ने फिर जब बेच दिया
तो उसके आधार पर जो म्यूटेशन के दिया तो उसमें रिपोर्ट में लिखता हुआ कर्मचारी लोग कि दर केवालेदार है, मतलब ओरिजिनल केवालेदार से वो नहीं लेकर के केवालेदार से लिए। जैसे कि मान लीजिए कि राधे श्याम नाम का एक व्यक्ति है जिसका खतियान में नाम है, राधे श्याम ने खतियानी रैयत होने के नाते वो खतियानी जमीन को हरिमोहन के यहाँ बेच दिया केवाला से, ठीक है। अब बाद में हरिमोहन ने उसको हरिहर प्रसाद को बेच दिया, तो हरिहर प्रसाद दर केवालेदार हुआ। तो ओरिजिनल राइट जो ओरिजिनल खतियानी रैयत था उसको था, और उसने जो केवाला किया तो ओरिजिनल भेंडी जो था, खरीदार जो था, वो पहला भेंडी वो केवालेदार था, और बाद वाला सब्सिक्वेंट भेंडी हुआ वो दर केवालेदार है। उसने उसको बेच दिया तो दर केवालेदार हुआ, उसी को दर केवालेदार कहते हैं। अब अगला प्रश्न है नैयर इकबाल साहब का। नैयर इकबाल साहब ये बिहार शरीफ से प्रश्न भेजे हैं लिख करके। इनका प्रश्न है, मेरे द्वारा खरीदी गई 2 डिसमिल भूमि का दाखिल आवेदन को अंचल अधिकारी ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया है कि यह भूमि बकास्त खाते की है, रैयतीकरण का प्रमाण मांगा जा रहा है, जबकि मैंने जिस विक्रेता से खरीदी उनके नाम से जमाबंदी कायम है जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा भूमि प्रकार रैयती दर्शाया गया है। अप टू डेट मालगुजारी लगान है, इसके अतिरिक्त पूर्व विक्रेता के नाम से बस 65 से लगान मालगुजारी कटने का प्रमाण है। जब डीसीएलआर के पास गया तो उन्होंने कहा कि रैयतीकरण करो फिर दाखिल खारिज होगी, लेकिन डीसीएलआर रैयतीकरण को भी निरस्त कर दिया कि खतियानी से टाइटल चेंज पूरा करने को कह रहे हैं, जो मेरे पास नहीं है। अब क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। दोनों बेईमान है या गधा है, सीओ भी बेईमान है या डीसीएलआर भी बेईमान है या गधा है, घूसखोरी बहुत है, पैसा लेने के चलते ऐसे कर रहा है। तो आप सीधे डीसीएलआर के ऑर्डर को आप चैलेंज कीजिए, आप कलेक्टर के यहाँ रिवीजन फाइल कीजिए, वहाँ से आपका निर्णय हो जाएगा। अगर कलेक्टर के यहाँ से नहीं होगा तो आपको फिर जाना पड़ेगा कमिश्नर के यहाँ जाना पड़ेगा, कमिश्नर से नहीं होगा तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आना पड़ेगा। अगर इतना लड़ाई आप नहीं लड़ सकते हैं तो सीधे आप टाइटल सूट में भी जा सकते हैं, यही आपके लिए है। वो सब गलत है, आपका सब सही है, पक्का है जमीन, बकास्त खाता में था तो रैयती तो हो ही गया। अब रैयतीकरण कराने की क्या आवश्यकता है? जब सरकार मालगुजारी रसीद काट रही है, मालगुजारी ले रही है, तो सरकार तो मान ही रही है कि हम आप रैयत हैं, या आपके विक्रेता जो रैयत थे, तो बाद में इसी को रैयतीकरण कहते हैं। रैयतीकरण तो हो गया, अपने आप रैयतीकरण हो गया। अब डीसीएलआर को रैयतीकरण का आदेश पारित करने का कोई जरूरत ही नहीं है, और रैयतीकरण के लिए अलग से ही लोग आजकल एगो नियम बना दिया है डीसीएलआर कि आप म्यूटेशन के अलावे एगो अलग से रैयतीकरण का दरखास्त दिए, उसमें पैसा कौड़ी लेकर के अपना करता है, इसी ग्राउंड पर कर देगा वो भी। तो आपको जो सुविधा हो आप कीजिए, आप अपना ऑर्डर वगैरह ले जा करके किसी वकील को दिखाइए वहाँ बिहार शरीफ में, जो एडिशनल कलेक्टर के यहाँ या कलेक्टर के यहाँ अपील कर सके। फिर आगे लिखते हैं, सर एक बात और जानना था, हर जिला में ऐसे जेन्युइन केसेज ह्यूज पेंडिंग हैं, किसी के लिए भी सीएस खतियान से ऑलमोस्ट 100 ईयर्स टाइटल चेंज पूरा कर पाना संभव नहीं है, तो क्या सरकार का बकास्त भूमि के लिए फिर से कोई गाइडलाइन आएगी? बकास्त भूमि के लिए सरकार का एक गाइडलाइन आया हुआ है। गाइडलाइन क्या होगा, जब कानून में लिखा हुआ है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सैकड़ों जजमेंट है इस पॉइंट पर, तो गधा लोग नहीं मानेगा तो फिर अंत में आप तो टाइटल में जाइएगा या सरकार के खिलाफ में हाई कोर्ट में रिट आइएगा, आपको फैसला हो जाएगा। गाइडलाइन तो सरकार निकल संकल्प पत्र निकाली है, उसको भी नहीं मानता है, उसके हिसाब से नहीं करता है। उसमें तो लिखा हुआ है कब्जा के अनुसार वो रैयती माना जाएगा। अगर डिक्लेयर करना होगा तो डीसीएलआर डिक्लेयर करेगा, उसके बाद भी डीसीएलआर डिक्लेयर नहीं कर रहा है। अब बकास्त भूमि के बारे में डिटेल में हमारा 7-8 लेक्चर भी है वीडियो पर, आप सब सुन लीजिए, उसके बारे में सब जानकारी हो जाएगी, डिटेल जानना चाहते हैं। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर यही है, यही आपका मार्गदर्शन है। आप उसके यहाँ कलेक्टर के यहाँ अपील कीजिए या सिविल कोर्ट में सूट फाइल कीजिए। उसके बाद का प्रश्न है रत्नेश सिंह। रत्नेश सिंह उत्तर प्रदेश से बस्ती जनपद से लिखते हैं। इनका लेटर है व्हाट्सएप पर, सर प्रणाम, मैं आपका लेक्चर बराबर देखता हूँ। मैं बस्ती जनपद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ।
हमारे पूर्वज ने एक इकरारनामा तत्कालीन जमींदार अंग्रेज को रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्री अधिनियम 1908 के धारा 21 के अंतर्गत पुश दर पुश लगान देने का इकरारनामा किया है और उक्त इकरारनामे में तत्कालीन पटवारी और पटवारा गवाह है। जब इकरारनामा हुआ था तब भी खतौनी में भिट्टा के नाम से भूमि थी और आज भी भिट्टा के नाम से दर्ज है और यह इकरारनामा सन 1923 में हुआ है। क्या हम सरह मुअय्यन काश्तकार बन सकते हैं? हाँ, जरूर बन सकते हैं। आप तो हो ही गए सरह मुअय्यन काश्तकार बन सकते हैं जब आपका इकरारनामा में ही है और वो आपका मालगुजारी ले रहा है और रसीद कट रहा है, तो आप सरह मुअय्यन काश्तकार है ही हैं, आप बन सकते हैं। क्या उक्त इकरारनामे में 25 रुपये बासी लगान देने की बात लिखी है, मार्गदर्शन करें। तो लगान अगर आप दे रहे हैं, सरकार लगान ले रही है, तो इसका माने सरकार आपको रैयत मान रही है। अगर नहीं ले रही है तो आप उसमें अपना एप्लीकेशन दीजिए कि हम लगान देने के लिए तैयार हैं। अब पिछला जो जमींदारी उन्मूलन हुआ उस समय से जितना भी बकाया है सब हम देने के तैयार हैं। जब जमींदारी उन्मूलन हो गया तो उस समय से आज तक आपने मालगुजारी क्यों नहीं दिया, इसका एक जवाब आपको देना पड़ेगा, वो पूछ सकता है। लेकिन पट्टा आपका सही है और पुश दर पुश देने का इकरारनामा है, तो जब तक उसको कोई कैंसिल नहीं करता है सरकार के तरफ से तो कैंसिल नहीं होगा, वो वैलिड इकरारनामा है। तो इसलिए आप तो सेटल्ड रैयत है, इसीलिए बस सरह मुअय्यन काश्तकार बन सकते हैं। आप सेटल्ड रैयत है, आपको कोई नहीं हटा सकता है। वो इकरारनामे में 25 रुपये वार्षिक लगान देने की बात लिखी है। अब वार्षिक लगान देने की बात लिखी है, इतना लिखते हैं, लेकिन आप ही नहीं लिखा है रत्नेश जी कि वो आप लगान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो उसका कोई कारण देना चाहिए। और जिस समय पट्टा इकरारनामा हुआ पटवारी के साथ गवाह बनाया, उस समय आप कब लगान दिए या नहीं दिए इस पर आपने कुछ नहीं लिखा है लगान देने के बारे में, सिर्फ आप इकरारनामा के बारे में लिखें। तो अच्छा होगा कि आप अपने स्थानीय अधिवक्ता से वहाँ जा कर के अपना पट्टा इकरारनामा दिखा दीजिए उनको, और रसीद अगर कट रहा है तो उनको दिखा दीजिए, वो अपना पटवारी के नाम से आवेदन दे करके और रसीद हासिल कर लेंगे। आपका रसीद हो जाएगा, आपका रजिस्टर्ड 2 में नाम चढ़ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि रसीद कट रहा है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो यही आपका मार्गदर्शन है, समझ लीजिए। अब मतलब क्या है, मतलब आप लिखे, मतलब क्या है, मतलब यह है कि इकरारनामा जो है वो वैलिड है और वो पुश दर पुश लगान देने का इकरारनामा, इसका माने है कि आपको परमानेंट सेटलमेंट हुआ, वो लाइफ लॉन्ग सेटलमेंट होगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा और आपके बाद आपके बाल बच्चा को चलते रहेगा, जाते रहेगा, पुश दर पुश चला जाएगा। इसीलिए आपने लिखा है पुश दर पुश का मतलब ही होता है अगला जनरेशन, जिसको जनरेशन टू जनरेशन है, तो इसी को बोलते हैं परपिचुअल लीज, परमानेंट लीज, जनरेशन टू जनरेशन। उसको उर्दू बोलते हैं नस्लन बाद नस्लन, बतलन बाद बतलन, और पुश दर पुश भी कहते हैं। तो इसलिए ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ रसीद पर क्लियरिटी नहीं है कि मालगुजारी आप दे रहे हैं कि नहीं और रसीद कट रहा है कि नहीं। उसके बाद का प्रश्न है वरुण कुमार मधेपुरा से, ये क्या करते हैं नहीं लिखा है, लेकिन इनका प्रश्न है कैडेस्ट्रल खतियान में गैर मजरूआ मालिक लिखा है, दिनांक 19/10/1940 को मेरे छोटे दादाजी के नाम से कबूलियत राज बंदेली से लिया था, बस 1965 ईस्वी को रजिस्ट्री बंटवारा द्वारा प्राप्त है, रिविजनल सर्वे 1965 ईस्वी में अनावाद बिहार सरकार नाम से दर्ज हो गया। 1980 में दफा 106 BT एक्ट में केस किया था, बस 2000 ईस्वी में जजमेंट था, तरमीम होकर रसीद भी कट रहा है। इसे 1983 ईस्वी का खारिज नाम दिखा, अपने नाम दिख रहा है, रसीद भी कट दिया है। इस आधार पर वह दावी करता है रसीद मुझे भी बस 24-25 तक कटा है, इस होटल को कैंसिल कैसे कराएं। अभी जस्ट इसका जवाब आपको दे चुके हैं, वो गलती से दोबारे भी प्रश्न मेरे सामने आ गया, क्योंकि प्रिंटेड कॉपी है, प्रिंटेड कॉपी से हम पढ़ रहे हैं। वरुण कुमार जी, आपको कैंसिल कराना होगा तो आपको बताएं कि उसका अगर रसीद एक प्लॉट का कट रहा है तो वो उसके लिए एडिशनल कलेक्टर के यहाँ सेक्शन 9 में दरखास्त देना पड़ेगा। और रेंट रोल्ड जिसको आप बोल रहे हैं, रेंट रोल्ड वकील से दिखा दीजिए वो क्या चीज़ है। रेंट रोल है तो फॉर्म M में है कि नहीं है, अगर फॉर्म M में है तो DCLR का आदेश है, किसका आदेश है, वो पदाधिकारी का आदेश का नकल ले लीजिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद का प्रश्न है विश्वामित्र कुमार सिंह,
विश्वामित्र कुमार सिंह ने एक फोटो भेजा था पहले, एक ऑर्डर शीट का, व्हाट्सएप पर। वो इतना फेंट है कि पढ़ने लायक नहीं है। उन्होंने पूछा था कि कौन सा कागज है, तो हमने लिख दिया था कि ऑर्डर शीट है, और पढ़ने लायक नहीं है, जवाब व्हाट्सएप पर दे दिया था। अब आगे प्रश्न लिखते हैं। सर प्रणाम, मेरे दादाजी 1964 ईस्वी में जमीन खरीदे थे, जो लगभग 8 बीघा है। जिन लोगों से जमीन खरीदे थे उन लोगों को मालिक रिटर्न द्वारा मिला था, लेकिन रिविजनल सर्वे में बिहार सरकार के नाम से खतियान बन गया और उस जमीन को बिहार सरकार ने कुछ लोगों के बंदोबस्त कर दिया। 1946 से 90 तक हमारे दखल में था, बंदोबस्त के बाद मेरे दखल में नहीं है। क्या हम इस सर्वे में खतियान का सुधार होगा? मार्गदर्शन करें। तो आप दे सकते हैं अपने कब्जा के आधार पर। आपका कब्जा तो है ही था, और पहले से रिटर्न से, जिनके नाम से रिटर्न था उनसे आपने खरीदा था, तो अपना खरीदारी और रिटर्न जो है उसका, और रसीद इसका, और अभी आपको कहना होगा कि हमारे दखल में है। बिहार सरकार का बंदोबस्ती जो हुआ है गलत हुआ है, उन लोग का कब्जा नहीं है, हमारे दखल में। अगर आप ही साबित करते हैं कि मेरे दखल में है, तो आपको रिविजनल नया सर्वे में खाता आपका सुधार होकर के खतियान आपके नाम से बन सकता है। केवाड़ा रिटर्न 1970 से पहले का मार्गदर्शित भी मेरे पास है, वो सब आप दिखाइएगा उसी के आधार पर आपको। लेकिन अगर आप ही पता चलेगा कि 90 से आज तक आपके दखल में नहीं है, क्योंकि आप लिखते हैं 46 से 90 तक हमारे दखल में था। अगर 90 से नहीं है तो 25 से 10 35 साल से अब बेकब्जा है, तो ये मुश्किल होगा आपके नाम से खुलना, तब नहीं खुलेगा। तो आपको सिविल कोर्ट के शरण में जाना पड़ेगा, और सिविल कोर्ट में जाके अपना टाइटल डिक्लेरेशन, कन्फर्मेशन और पोजीशन वगैरह का केस करना पड़ेगा। तो आपको वहाँ पर स्थानीय वकील से मिल के अपना कागज दिखा करके आगे की कार्रवाई करना पड़ेगा। और उसी का आप क्षतिपूर्ति केस नंबर लिखे हैं, केस नंबर लिखे हैं, ठीक है, तौजी नंबर लिखे हैं क्षतिपूर्ति केस। तो इसी क्षतिपूर्ति केस में रिटर्न जमाबंदी दाखिल हुआ होगा मालिक का, वो सब आप दिखाइएगा। तो जो 8 बीघा खरीदे 1964 में, 8 बीघा जमीन खरीदे, और रिटर्न जमाबंदी 55-56 में जब गया, जमींदारी उस समय बना होगा, तो जिसके नाम से रिटर्न जमाबंदी में जिस रैयत का नाम है उससे आपने खरीदा 64 में, मान लिया 55-56 में उसका नाम था, 64 में खरीदे, और रिविजनल सर के बाद में हुआ, उसके बाद हुआ, तो उसमें तुरंत बिहार सरकार का कैसे बन गया? कोई कारण तो होना चाहिए, आप लोग नहीं ध्यान दिए होंगे। अब जब बन गया तो फिर बिहार सरकार ने बंदोबस्त किया, तो बिहार सरकार ने कौन कानून के तहत किस व्यक्ति को बंदोबस्त किया, कैसे बंदोबस्त किया, तो उस बंदोबस्ती को निरस्त कराने के लिए भी आप केस कर सकते हैं। लेकिन 1946 से 90 तक आपके दखल में था, तो उसी समय केस करना चाहिए था। अब बंदोबस्त के बाद मेरे दखल में नहीं है, फिर आप बेदखल हो गए, तो इसलिए आपका केस कमज़ोर पड़ता है। इस माने में आपको कब्जा का अगर कोई सबूत है, या आप कब्जा कर सकते हैं, या कब्जा कह करके आप बाद में आप साबित कर सकते हैं, तो आगे की कार्रवाई करना होगा। उसके बाद का प्रश्न संतोष कुमार राय, ये लिखते हैं गरमजुआ खास सीएस खतियान, खेसरा नंबर 61 में लिखा है रकबा 1 डिसमिल, उसमें रिमार्स कॉलोनी में लिखा है मकान, बकब्जे गोपाली राउत, कौम कुर्मी सागिंदे। इसका मतलब क्या है? देखिए, गैर मजरूआ खास का मतलब है, गैर मजरूआ के ऊपर भी मेरा कई लेक्चर है, और उसमें देखिएगा गैर मजरूआ खास होता है, गैर मजरूआ मालिक होता है, गैर मजरूआ आम होता है। तो गैर मजरूआ का मतलब होता है जो जमीन में खेती नहीं होती है। तो गैर मजरूआ खास का मतलब किसी जमींदार के जमींदारी के अंतर्गत जितना भी जमीन है सबका अलग अलग वर्गीकरण है। उसमें बहुत सा गैर मजरूआ जमीन है जो मालिक के कब्जा में, यानी कि जमींदार के कब्जा में था, तो उसको लिखा सर्वे के समय में उसको लिखा गया गैर मजरूआ खास। अब गैर मजरूआ खास है जो मालिक का है और मालिक का रहेगा। जब मालिक किसी को दे देगा तो मालिक जिसको दे देगा उसका हो जाएगा। देने का तरीका अलग अलग हो सकता है, रजिस्ट्री से दे सकता है, जवानी दे सकता है, सादा हुक्मनामा से दे सकता है, रसीद काट सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब उसमें मकान बना हुआ, और वो मकान के बारे में लिखा हुआ बकब्जे गोपाली राउत, कौम कुर्मी सागिंदे है। इसका मतलब ये है कि मालिक ने जो जमीन
खसरा नंबर 61 का था, उसमें मकान बनाने के लिए गोपाली राउत को परमिशन दिया था। गोपाली राउत के का मकान उसमें है और कब्जा उसी का है, उसी का वो चीज़ माना जाएगा। अब वो बिहार सरकार का नहीं माना जाएगा। अगर आज भी उसी का कब्जा है तो उसी का चीज़ माना जाएगा। उसका कारण क्या है कि अगर किसी मौजा में, किसी गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो खेती का ज़मीन उसके पास नहीं था, तो उसका जो रहने का मकान होता था वो जनरली गरमजुआ मालिक ज़मीन में ही होता था। ये गरमजुआ खास ज़मीन, तो ज़मींदार उसको ज़मीन दे देती थी वैसे व्यक्ति को, भूमिहीन व्यक्ति को मकान बनाने के लिए, रहने के लिए, जैसे आजकल सरकार देती है वासीगत पर्चा, उसी तरह से। तो जितना भी भूमिहीन व्यक्ति था, यानी कि कृषि योग्य भूमि किसी के पास नहीं है गांव में, तो सभी व्यक्ति का अगर मकान का खतियान देखिएगा तो सभी पाइएगा गरमजुआ खास या गरमजुआ मालिक जमीन पर ही सब बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जमींदार के अनुमति से वो मकान बनाया, जमींदार ने उसको मकान बनाने या रहने के लिए दिया है। या तो जमींदार मकान बना करके दे दिया, या जमींदार के अनुमति से जमीन मिल गया और जमीन पर उसने अपने परिश्रम से मकान बना लिया, कोई भी कारण हो सकता। अगर किसी रैयत को किसी गांव में जमीन है, मान लिया 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा कुछ भी जमीन है खेती का, और उसका मकान भी है उसी गांव में, तब उस मकान का प्लॉट नंबर गैरमजरूआ में नहीं होगा, तो उसका प्लॉट नंबर मकान का अलग बनेगा। उसका जो रैयती खतियान जिस खाता में बनेगा, खेत के साथ साथ मकान भी उसी खाता में दिया जाएगा। मान लीजिए कि जो हरि मोहन झा कोई है व्यक्ति रैयत, उसके यहाँ 5 बीघा जमीन है और एक मकान है, खाता नंबर उसका खतियान में बना 15, तब 15 खाता नंबर में उसका मकान भी दिखा रहेगा, 5 बीघा खेती का जमीन भी, 10 प्लॉट 2 प्लॉट 5 प्लॉट जो भी रहा, सब प्लॉट और मकान उसी खाता में दर्शाया जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति को गैरमजरूआ मालिक या गैरमजरूआ खास खाता में मकान है तो वो आदमी सर्वे के समय भूमिहीन रहा होगा और जमींदार के अनुमति से उसको वो भूमि मकान बनाने हेतु मिला होगा, या जमींदार की अनुमति से जमींदार के मकान में वो रह रहा है, लेकिन कब्जा जब उसका है तो उसी की मान्यता हो जाएगी, वही रह जाएगा, उसको बाद में हटा नहीं सकता है कोई। वो एक तरह से परमानेंट सेटलमेंट जमींदार का माना जाएगा। जो मकान वाला है वही उसका है। संतोष कुमार राय। तो आप लोगों के सभी प्रश्नों का उत्तर समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।